गर्मियों की भयंकर दोपहर थी। गांव के बाहर आम के बाग में बने पुराने हवेली नुमा मकान में अनन्या की चीख गूंज रही थी। नहीं नहीं मामी जी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अनन्या की मामी सावित्री देवी ने लाल साड़ी का पल्लू मुंह पर रखा और आंखें तरेरीन। चुप, एकदम चुप। तेरी उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई और तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरा बाप मर चुका है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है, हमने तेरी जिम्मेदारी ली है तो हमारी बात माननी पड़ेगी तुझे। सावित्री देवी के बड़े बेटे वीरज 32 साल का था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ एक बार अनन्या की तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं कि अनन्या का बदन कांप गया। लेकिन वीरज ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर देखकर चला गया। अनन्या अनाथ थी। उसके मामी ने उसे पाला था, पर अब वे भी उसे बोझ समझने लगे थे। सावित्री देवी गांव की जमींदारिन थीं। उनके 2 बेटे थे, बड़ा वीरज और छोटा वंश। वंश की शादी हो चुकी थी, पर वीरज अभी तक कुंवारा था। लोग कहते थे कि वीरज की पहली मंगनी टूट गई थी क्योंकि लड़की भाग गई थी। तब से वह पत्थर हो गया था। सावित्री देवी ने ठान लिया था कि इस बार वह खुद लड़की ढूंढेंगी, ऐसी जो पलटकर मुंह न लगाए, घर की सेवा करे, बेटे को संभाले और कभी सवाल न करे। ऐसी लड़की उन्हें अनन्या में दिखी। भोली, खूबसूरत, कमसिन और बिल्कुल बेबस। शादी की तारीख तय हो गई। आषाढ़ का महीना, देवशैनी एकादशी के बाद। अनन्या रोती रही, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। शादी वाले दिन लाल जोड़े में अनन्या को देखकर पूरा गांव लट्टू हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। वीरज ने उसे एक बार भी ठीक से नहीं देखा। मंत्रों के बीच फेरे हुए, सिंदूर डाला, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ ऐसे जैसे कोई औपचारिक काम निपटा रहा हो। रात को सुहागरात का कमरा सजाया गया था। फूलों की माला, दूध का गिलास, घी की जलाई हुई बाती। अनन्या डर के मारे कांप रही थी। उसने कभी किसी लड़के का हाथ भी नहीं छुआ था। वीरज कमरे में आया, कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो बिना कुछ बोले बिस्तर के किनारे बैठ गया। अनन्या ने हिम्मत करके दूध का गिलास बढ़ाया। वीरज ने गिलास एक घूंट में खाली किया और खड़ा हो गया। सुनो, उसकी आवाज में बर्फ थी। मैंने यह शादी अपनी माँ के कहने पर की है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ना तुम मुझसे कोई उम्मीद रखना। सो जाओ, कहकर वह बालकनी में चला गया और सिगरेट सुलगा ली। अनन्या दूध का गिलास हाथ में लिए पत्थर हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सोचा था कि शायद उसका पति उसे प्यार करेगा, सहारा देगा, पर यहाँ तो पहले ही दिन सब खत्म हो गया। बाहर वीरज धुआं उगलता रहा। उसका दिल कह रहा था कि यह लड़की सिर्फ 17 साल की है, मैं उसका क्या करूंगा। पर उसका अहम कह रहा था कि अब यह मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। दोनों की रात बिना नींद के गुजर गई। अगली सुबह सावित्री देवी ने पूछा, बेटा रात कैसी रही? तो अनन्या ने शर्मा कर सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। सावित्री देवी समझ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर अनन्या को पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सुबह की पहली किरण हवेली के बड़े आंगन में पड़ी ही थी कि सावित्री देवी की तेज आवाज गूंजी। अनन्या उठी कि नहीं अभी तक? सूरज सिर पर चढ़ाया और तू सोई है। चाय बना, नाश्ता तैयार कर, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। अनन्या रात भर रोती रही थी, आंखें सूजी हुई थीं, पर उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, लाल साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और रसोई में पहुंच गई। पहली बार इतने बड़े चूल्हे पर चाय चढ़ाई, पूरी सब्जी बनाई। हाथ कांप रहे थे, पर किसी ने देखा नहीं। जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो वीरज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सावित्री देवी ने पूरी तोड़ी और बोली, बेटी नमक थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना। अनन्या ने जी मम्मी जी कहा और सिर झुका लिया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे ये सजा मिली? शाम को वीरज की छोटी भाभी नैना ने अनन्या को अपने कमरे में बुलाया। सुनो छोटी, मम्मी जी ने बोला है कि आज से तुम वीरज भैया को रिझाने की कोशिश करो। वो पत्थर हैं, पिघलेंगे नहीं आसानी से, पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अनन्या ने शर्मा कर कहा, भाभी मैं क्या करूं? वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। नैना हंसी, अरे पगली, ये तो औरत का काम है, मर्द को अपना गुलाम बनाना। आज रात तुम यह लाल रंग की नाइटी पहनना, मैं लाई हूं शहर से, और ये परफ्यूम भी लगा लेना। फिर देखना वीरज भैया खुद तुम्हारे पास आएंगे। अनन्या ने नाइटी देखी, इतनी पतली, इतनी छोटी कि उसका दिल धक से हो गया। नहीं भाभी, मैं ये नहीं पहन सकती, इतने छोटे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। नैना ने आंखें तरेरी, अगर तुमने नहीं किया तो वीरज भैया शहर की किसी
मॉडर्न लड़की से अफेयर कर लेंगे, तब तुम रोती रह जाओगी, समझी? अनन्या डर गई। उसने हाँ कह दिया। रात को उसने वो नाइटी पहनी। घबराहट से उसका बदन कांप रहा था। दर्पण में खुद को देखा तो शर्म से मुंह लाल हो गया। वीरज कमरे में आए। उन्हें देखते ही अनन्या ने चादर ओढ़ ली। वीरज ने एक नजर उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। ये क्या तमाशा है? ये कपड़े तुम पर शोभा नहीं देते, सो जाओ, कहकर वो फिर बालकनी में चले गए। अनन्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने नाइटी उतारी और पुरानी सलवार कमीज पहनकर लेट गई। 3-4 दिन ऐसे ही बीते। अनन्या दिन भर घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा धोना, गाय भैंस को चारा डालना। वीरज उससे 2 शब्द भी नहीं बोलते थे। एक दिन सावित्री देवी ने वीरज को बुलाया और डांट लगाई। बेटा, तू अपनी बीवी को ऐसे अकेला छोड़कर रखेगा तो वह भाग जाएगी, कम से कम बात तो कर उससे। वीरज ने ठंडे लहजे में कहा, माँ, मैंने यह शादी आपकी खुशी के लिए की थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। वो बच्ची है अभी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सावित्री देवी ने गुस्सा होकर कहा, बच्ची है तो बड़ी हो जाएगी, तू उसका ख्याल रख, नहीं तो मैं कुछ और इंतजाम कर दूंगी। उसी रात वीरज ने पहली बार अनन्या से बात की। सुनो, माँ ने बोला है कि तुम्हें कॉलेज भेजूं। मैंने शहर के अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, कल से तुम कॉलेज जाया करो। अनन्या हैरान रह गई, पर मैं तो दम्मियों के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, स्पेशल क्लास लगवाई है, तुम पास होगी और समझदार बनोगी। वीरज ने इतना कहा और फिर चुप हो गए। अगले दिन से अनन्या कॉलेज जाने लगी। वहां उसे नई दुनिया दिखी। लड़कियां जीन्स टॉप में, लड़के उनके साथ हंसते बोलते। उसकी सहेली रिया ने पूछा, तेरी शादी हो गई है इतनी छोटी उम्र में? अनन्या ने शर्माकर हाँ कहा। रिया हंसी। अरे वाह, सुहागरात कैसी रही? अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे कॉलेज में उसे पता चला कि पति पत्नी के बीच क्या क्या होता है। लड़कियां खुलकर बातें करती, किसिंग, हगिंग और भी बहुत कुछ। अनन्या का दिल धड़कने लगा। वो सोचती, काश मुझसे भी वीरज जी ऐसा प्यार करते। एक दिन रिया ने कहा, तेरे पति इतने हैंडसम हैं और तू कहती है वो तुझसे बात भी नहीं करते। चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे मर्द को पागल किया जाता है। अनन्या ने मना किया, पर रिया ने जबरदस्ती उसे शहर के ब्यूटी पार्लर ले गई। वहां उसके बाल कटवाए, वैक्सिंग करवाई, नया मेकअप सिखाया, फिर एक शॉर्ट कुर्ती और लेगिंग दिलवाई। घर लौटी तो सावित्री देवी ने देखा और मुंह बनाया, यह क्या पहना है? गांव में ऐसे कपड़े नहीं चलते। पर अनन्या ने पहली बार हिम्मत दिखाई। मम्मी जी, मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ सब ऐसे ही पहनते हैं। वीरज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ चमका, पर वो तुरंत मुंह फेर कर चले गए। रात को जब वीरज कमरे में आए तो अनन्या ने हिम्मत करके कहा, वीरज जी, आप मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? वीरज रुक गए। मैं नाराज नहीं हूँ, बस तुम बहुत छोटी हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं छोटी हूँ पर आपकी बीवी हूँ, क्या आप मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे? वीरज चुप रहे, फिर बोले, सो जाओ अनन्या, अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगी। उस रात भी दोनों अलग अलग सोए, पर अनन्या ने ठान लिया, मैं आपको अपना बनाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर के कॉलेज में अब अनन्या की नई पहचान बन चुकी थी। गांव की भोली लड़की अब हर दिन थोड़ी और चमकदार होती जा रही थी। छोटे छोटे कुर्ते, पतली दुपट्टे, लिपस्टिक की हल्की लकीर, आंखों में काजल। लड़के पीछे पीछे घूमने लगे थे। रिया ने एक दिन कहा, चलना आज पार्टी में, हमारे सीनियर रियान की बर्थडे पार्टी है, डांस भी होगा। अनन्या डर गई। नहीं रिया, अगर घर वालों को पता चला तो मार डालेंगे। अरे डर मत, बस रात 9 बजे तक आ जाएंगे, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। अनन्या ने पहली बार झूठ बोला। सावित्री देवी से कहा कि आज लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी है, देर हो जाएगी। सावित्री देवी ने मुंह बनाया पर मना नहीं किया। पार्टी में अनन्या ने पहली बार म्यूजिक की तेज धड़कनें सुनी। लाइट्स, डांस फ्लोर, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ सा। रियान नाम का सीनियर उसके पास आया। हाय, तुम अनन्या हो ना? तुम्हारी आंखें तो कमाल की हैं, एक डांस करोगी? अनन्या ने मना किया, पर सबने तालियां बजाईं तो वो डांस फ्लोर पर आ गई। पहली बार किसी गैर मर्द के इतने करीब, उसका हाथ उसकी कमर पर। अनन्या को अजीब सा नशा सा चढ़ने लगा। घर लौटी तो रात के 11 बज चुके थे। वीरज ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। कहाँ थी तुम? अनन्या डर गई। लाइब्रेरी में। झूठ मत बोलो। ड्राइवर ने बताया कि तुम किसी होटल के बाहर उतरी थी। वीरज ने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा। किसके साथ थी तुम? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। बस दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी थी। वीरज ने उसे छोड़ दिया।
उसकी आवाज में पहली बार दर्द था। जाओ सो जाओ, मैंने तुम्हें पढ़ने भेजा था, ये सब सीखने नहीं। उस रात वीरज कमरे में नहीं आए। अनन्या रोते रोते सो गई। अगले दिन से वीरज ने उससे और दूरियां बढ़ा दी। अब तो नाश्ते में भी एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। फिर एक दिन हवेली में मेहमान आई। पूजा, वीरज की पुरानी बिजनेस पार्टनर, शहर की बड़ी अफसर, सिल्क की साड़ी, बड़े बड़े बाल, लाल लिपस्टिक। उसने आते ही वीरज को गले लगाया। वीरज, कितने दिन हो गए, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ हूँ। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम हमारे घर की मेहमान हो। अनन्या, इनके लिए अच्छा कमरा तैयार करवा दो। अनन्या ने पूजा को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि उसका दिल डूबने लगा। खाने की टेबल पर पूजा वीरज के बगल में बैठी, हंसती बोलती। अनन्या ने जब सबको खाना परोसा तो पूजा ने कहा, अनन्या तुम तो अभी बच्ची हो, वीरज ने बताया था तुम सिर्फ 17 की हो। अरे वाह, वीरज ने तो लॉटरी लगा ली। सब हंस पड़े। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। रात को पूजा और वीरज देर तक बिजनेस की बातें करते रहे। अनन्या अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। रात के 12 बज गए। वीरज अभी तक नहीं आए। वो धीरे से नीचे गई। स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर पूजा वीरज के बहुत करीब बैठी थी, उसका हाथ वीरज की जांघ पर। वीरज, तुम्हारी बीवी तो अभी बच्ची है, तुम्हारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? वीरज ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का धुआं उगला। पूजा और करीब सरकी। उसकी साड़ी का पल्लू सरक गया। अनन्या का दिल जोर से धड़का। वो चुपके से वापस ऊपर आ गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। सुबह जब वीरज कमरे में आए तो अनन्या ने पूछा, वो पूजा दीदी रात को आपके कमरे में क्या कर रही थी? वीरज चौंके, फिर ठंडे लहजे में बोले, बिजनेस की बातें थीं। तुम छोटी हो, यह सब नहीं समझोगी। अनन्या का गुस्सा फूट पड़ा। मैं छोटी हूँ तो आप बाहर किसी और के साथ मजे करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वीरज जी, वीरज ने उसे घूरा। बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, मुझे सवाल मत करो, कहकर वह चले गए। उस दिन से अनन्या ने फैसला कर लिया, अगर वीरज उसे नहीं चाहते तो वो भी उन्हें परेशान करेगी। वो और बोल्ड कपड़े पहनने लगी। कॉलेज में लड़कों से हंस हंस कर बात करने लगी। रियान उसका पीछा करने लगा। रोज फूल, मैसेज, कॉल। एक शाम रियान ने कहा, अनन्या मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे पति तो तुम्हें चाहते ही नहीं, इसलिए मेरे साथ चली चलो। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उसी रात पूजा फिर आई और इस बार वो 3 दिन रुकने वाली थी। अनन्या को लगा अब उसकी जिंदगी में आग लगने वाली है। पूजा के आने के दूसरे दिन सुबह सुबह हवेली में हलचल मच गई। सावित्री देवी ने अनन्या को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, देख बेटी, पूजा शहर की बड़ी अफसर है, वीरज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनके साथ है, तू इनका पूरा ख्याल रखना। इनके लिए अलग से नाश्ता, चाय, जो भी कहे फौरन करना, समझी? अनन्या ने सिर झुकाकर जी कहा, पर अंदर से आग भड़क रही थी। नाश्ते की टेबल पर पूजा ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराकर बोली, अनन्या तुम तो बिल्कुल गुड़िया लगती हो। वीरज ने बताया था तुम गांव की हो, पर तुम्हारी स्किन तो मक्खन जैसी है। कोई खास नुस्खा? अनन्या ने जवाब दिया, जी बस दही हल्दी लगाती हूँ। पूजा हंसी, अरे वाह वीरज, तुम तो लकी हो यार, इतनी हॉट बीवी और तुम ऑफिस में घुसे रहते हो। वीरज ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का घूंट लिया और उठ गए। दोपहर को पूजा ने वीरज को कहा, चलो ना तुम्हारे खेत दिखाओ, बहुत दिन हो गए गांव की हवा खाई है। दोनों घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर निकल गए। अनन्या छत से देखती रही, उसका दिल जल रहा था। शाम को जब दोनों लौटे तो पूजा की साड़ी कीचड़ से सनी थी और वीरज की शर्ट पर लाल लिपस्टिक का निशान। अनन्या ने देख लिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। रात का खाना खत्म होते ही पूजा बोली, वीरज आज बहुत थक गई हूँ, मेरी पीठ दर्द कर रही है, थोड़ी मालिश करवा दो ना। सावित्री देवी ने तुरंत कहा, अनन्या जा पूजा दीदी की मालिश कर दे। अनन्या के हाथ कांपने लगे, पर वो चुपचाप पूजा के कमरे में गई। पूजा ने ब्लाउज उतार दिया और सिर्फ ब्रा में लेट गई। आ जाओ गुड़िया, जोर से दबाना। अनन्या ने जैसे तैसे मालिश की। पूजा आहें भर रही थी। वीरज की उंगलियां तो जादू करती हैं, उसने कभी तुम्हारी मालिश की है? अनन्या चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। रात के 11 बजे वीरज कमरे में आए। अनन्या बिस्तर पर पीठ करके लेटी थी। वीरज ने कहा, पूजा को नींद नहीं आ रही थी, मैं बातें करवा रहा था। अनन्या ने पलट कर देखा, उसकी आंखें सूजी थीं। आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरज पहली बार गुस्सा हुए। क्या मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। अनन्या हंस पड़ी। पति? जो सुहाग रात को मुझे अकेला छोड़कर चला गया, जो दिन रात दूसरी औरत के साथ रहता है। आप बस नाम के पति हैं,
वीरज ने उसकी कलाई पकड़ दी। ऐसे बातें करना बंद करो, पूजा सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। अनन्या ने हाथ छुड़ाया। अच्छा, तो आज खेत में क्या बिजनेस हो रहा था? आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान भी बिजनेस का था? वीरज के मुंह से बोल नहीं निकला। वो चुपचाप बाहर चला गया। अगली सुबह पूजा ने सबके सामने अनन्या को ताना मारा। अनन्या, तुम तो अभी बच्ची हो। वीरज जैसे मर्द को हैंडल करना तुम्हारे बस की नहीं। वो मुझसे कह रहा था कि उसे तुमसे बोरियत हो गई है। सावित्री देवी ने सुना तो चुप रही। अनन्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोपहर को रियान का मैसेज आया। अनन्या, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बस 5 मिनट मिल लो, बहुत जरूरी है। अनन्या ने सोचा अब बस बहुत हुआ। वो चुपके से बाहर निकली। रियान मोटरसाइकिल पर खड़ा था। चलो ना, थोड़ी ड्राइव कर लेते हैं। तुम बहुत परेशान लग रही हो। अनन्या बिना सोचे उसके पीछे बैठ गई। दोनों गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचे। रियान ने उसका हाथ पकड़ा। अनन्या, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे पति तुम्हें नहीं समझते। मेरे साथ खुश रहोगी। अनन्या की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली। रियान ने उसे गले लगा लिया। पहली बार किसी गैर मर्द की बाहों में वो थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दूर से किसी ने फोटो खींच ली। शाम को जब अनन्या घर लौटी तो हवेली में तूफान मचा हुआ था। वीरज के हाथ में मोबाइल था। उसमें रियान और अनन्या की नदी किनारे की फोटो कोई अनजान नंबर से आई थी। वीरज की आंखें खून की तरह लाल थीं। ये क्या है? अनन्या डर गई। वीरज जी, वो सिर्फ दोस्त है। वीरज ने मोबाइल पटक दिया। दोस्त? और तुम उसके गले लगकर क्या कर रही थी? सावित्री देवी भी आ गईं। फोटो देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या किया तूने? हमारे घर की नाक कटा दी। वीरज ने अनन्या का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। बोलो, उससे क्या रिश्ता है? अनन्या रोते हुए बोली। आप पूजा के साथ जो करते हैं मैं वही कर रही हूँ। आपको तकलीफ हुई ना? मुझे भी होती है। वीरज ने पहली बार उसे जोर से झकझोरा। मैंने पूजा के साथ कुछ नहीं किया, बस बातें की। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अनन्या की आंखों में आग थी। धोखा आपने पहले दिन से मुझे दिया है। मैंने सिर्फ आपको जलन दिलाई है। वीरज का गुस्सा और बेकाबू हो गया। वो उसके इतने करीब आया कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छूने लगीं। तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी। किसी और को छूने की इजाजत भी नहीं दूंगा। अनन्या ने चुनौती दी। तो साबित कीजिए। वीरज ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, कुछ और था। पहली बार उसने अनन्या के होठों को अपने होठों से छुआ। अनन्या कांप गई। उस रात कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। बाहर पूजा मुस्कुरा रही थी। उसने ही वो फोटो भिजवाई थी। उसका प्लान काम कर गया था। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो अनन्या की आंखें खुलीं। उसके होंठ सूजे हुए थे, गले पर लाल निशान, बाल बिखरे हुए। वीरज उसकी कमर पर हाथ रखे गहरी नींद में था। अनन्या ने जब रात को याद किया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। पहली बार वीरज ने उसे अपना बनाया था। गुस्से में, जलन में, पर पूरा हक जमा कर। उसने धीरे से वीरज का हाथ हटाया और उठकर नहाने चली गई। जब दोनों नीचे आए तो सावित्री देवी ने एक नजर में सब समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर अनन्या के सिर पर हाथ फेरा। अब जाकर बात बनी लगती है। पूजा ने भी देखा। उसकी मुस्कान कड़वी हो गई। उसने सोचा था कि फोटो से घर में झगड़ा होगा, अनन्या रोएगी, वीरज उससे दूर हो जाएगा, पर उससे उल्टा हुआ। दोनों और करीब आ गए थे। नाश्ते के बाद वीरज ऑफिस चले गए। पूजा ने अनन्या को अपने कमरे में बुलाया। सुनो गुड़िया, रात को बहुत मजे लिए ना तुमने? अनन्या का चेहरा लाल हो गया। पूजा हंसी। शर्माओ मत, वीरज बहुत अच्छा है ना बिस्तर में। मैं भी कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। अनन्या के कानों में जैसे बिजली कौंध गई। क्या मतलब? पूजा ने अपना फोन निकाला और एक पुराना वीडियो दिखाया, 3 साल पुराना। वीरज और पूजा एक होटल के कमरे में। पूजा वीरज के गले में बाहें डाले हुए, दोनों नशे में थे। ये देखो, तुम्हारे पति पहले से मेरे दीवाने हैं, बस तुम्हारे आने से रुक गए थे। अब मैं वापस आ गई हूँ। अनन्या के हाथ पांव ठंडे हो गए। ये झूठ है। पूजा हंस पड़ी। झूठ? आज रात देख लेना। मैं वीरज को अपने कमरे में बुलाऊंगी और तुम देखना वो आएगा या नहीं। शाम को वीरज घर लौटे तो पूजा ने उन्हें वाइन का ग्लास थमाया। चलो वीरज, पुराने दिन याद करते हैं, आज सिर्फ हम दोनों। वीरज ने मना किया। नहीं पूजा, अब मैं शादीशुदा हूँ। पर पूजा ने जबरदस्ती ग्लास उनके होठों से लगाया। अनन्या दूर से देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। रात के 10 बजे पूजा ने वीरज को मैसेज किया। मुझे बहुत तेज सर दर्द है, प्लीज आओ ना, दवाई दे दो। वीरज गए। अनन्या चुपके से उनके पीछे गई।
पूजा का कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जली थी। पूजा ने सिर्फ स्लीपिंग गाउन पहना था। उसने दरवाजा खोला और वीरज को अंदर खींच लिया। वीरज, मुझे डर लग रहा है, थोड़ी देर साथ बैठो ना। वीरज बैठ गए। पूजा उनके कंधे पर सिर रख दिया। याद है ना वो गोवा वाली रात? तुमने मुझे कितना प्यार किया था। वीरज ने दूर हटने की कोशिश की, पर पूजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक बार फिर, सिर्फ एक बार उसने वीरज के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वीरज ने पहले तो विरोध किया, फिर नशे और पुरानी यादों में बह गए। बाहर दरवाजे के पास अनन्या खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात के 2 बजे वीरज कमरे में आए। उन्हें देखते ही अनन्या ने जोरदार थप्पड़ मारा। बाहर जाइए, आप घिनौने इंसान हैं। वीरज चौंक गए। अनन्या, सुनो तो। कुछ नहीं सुनना। आप पूजा के साथ थे ना? मैंने सब देखा। आपने मुझे फिर धोखा दिया। वीरज ने सफाई देनी चाहिए। वो मुझे जबरदस्ती। बस कीजिए अपनी झूठी सफाइयां। अनन्या ने अपना मंगलसूत्र खींचकर फेंक दिया। ये शादी मेरे लिए खत्म हो गई, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वीरज ने उसे रोका। अनन्या प्लीज, मैंने गलती की। मुझसे ये सब नशे में हुआ, मुझे माफ कर दो। अनन्या ने उसे धक्का दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपना छोटा सा बैग उठाया और रात के अंधेरे में हवेली से निकल गई। वीरज पीछे पीछे दौड़ा, पर अनन्या ऑटो में बैठकर चली गई। सुबह सावित्री देवी को जब पता चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूजा चुपके से अपना बैग लेकर निकलने लगी। वीरज ने उसे गेट पर रोका और एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना। पूजा हंसती हुई चली गई क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। वीरज पत्थर बना खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो खोया है वो उसकी सबसे अनमोल चीज थी। और अनन्या वो शहर की बस में बैठी रो रही थी। उसके पास ना पैसा था, ना कहीं जाने की जगह, बस एक नंबर था, रियान का। बस स्टॉप पर सुबह के 5 बज रहे थे। अनन्या के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग, सूजा हुआ चेहरा और जेब में कुछ सिक्के थे। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रियान का मैसेज आया। अनन्या, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे में रियान अपनी बाइक पर पहुंचा। अनन्या को देखते ही वह दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? चलो मेरे साथ, मैं हूं ना। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाइक पर बैठ गई। रियान उसे अपने किराए के फ्लैट पर ले गया। शहर के बीच में 2 कमरों का छोटा सा घर। तुम पहले आराम करो, फिर सब बताना। रियान ने उसे बेड पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। अनन्या रोते रोते सारी बात बता दी। रियान ने गुस्से से मुंह बिचकाया। वीरज जैसा घमंडी आदमी तुझे डिजर्व ही नहीं करता। अब तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। उसने अनन्या का माथा चूमा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ हवेली में कोहराम मचा था। सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। वीरज रात दिन अनन्या को बाहर ढूंढता फिर रहा था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, गांव-गांव पता किया, पर अनन्या का कोई अता पता नहीं। 10 दिन बीत गए। रियान ने अनन्या को अपने फ्लैट में रखा, नया फोन दिलाया, नए कपड़े, मेकअप। धीरे धीरे अनन्या हंसने लगी, बाहर घूमने लगी, फोटो खिंचवाने लगी। रियान ने सोशल मीडिया पर खूब फोटो डाली। दोनों कैंडल लाइट डिनर करते, बीच पर घूमते, एक दूसरे को गले लगाते। लेकिन तभी किसी ने यह फोटो वीरज तक पहुंचा दिया। वीरज ने फोटो देखी तो उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और शहर की ओर दौड़ा। दूसरी तरफ रियान ने अनन्या से कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है, आज ही कोर्ट में चलते हैं। अनन्या ने हंसकर हाँ कह दिया। फिर कोर्ट के बाहर फोटो खिंचवाई गई। उसी शाम रियान ने स्टोरी डाली, मिसेज एंड मिस्टर रियान शर्मा लिखकर। वीरज को जब यह स्टोरी दिखी तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने रियान का पता लगाया और रात के 10 बजे उसके फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाजा अनन्या ने खोला। वीरज को सामने देखते ही उसके पैर कांप गए। वीरज ने उसे कलाई से पकड़कर अंदर खींच लिया। रियान सोफे पर बैठा था। वीरज को देखते ही उठ खड़ा हुआ। ये कौन है अनन्या? वीरज ने एक झटके में रियान को कॉलर से पकड़ा। ये मेरी बीवी है, हाथ हटा इसको। रियान ने भी गुस्सा दिखाया। अब यह मेरी बीवी है, हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। वीरज ने कागज मांगा तो अनन्या ने डरते हुए कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाया। वीरज ने उसे देखा और उसके हाथ से छीनकर फाड़ दिया। ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं होता। हिंदू रीति से जो बंधन होता है वो कोई कोर्ट नहीं तोड़ सकता। अनन्या रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया था, अब मुझे आजादी है। वीरज ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में आग थी। आजादी? तुम मेरी मांग में मेरा सिंदूर भर चुकी हो, मेरे गले में मंगलसूत्र डाल चुकी हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी।
रियान ने बीच में आने की कोशिश की तो वीरज ने एक मुक्का जड़ दिया। रियान जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या चीखी, बस कीजिए वीरज जी। वीरज ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में डाल दिया। रियान चीखता रहा, पुलिस की धमकी देता रहा, पर वीरज ने सुना तक नहीं। हवेली पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे। वीरज ने अनन्या को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया। आप कभी भागने की कोशिश मत करना। अनन्या रो रही थी। आप मुझे मार डालेंगे क्या? वीरज ने उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज में पहली बार प्यार था। मारूंगा नहीं, अब जी भर के प्यार करूंगा। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसने अनन्या को बाहों में भर लिया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। कमरे में सिर्फ 2 जिस्म और एक दूसरे के लिए धड़कते दिल थे। अगले दिन सावित्री देवी ने अनन्या को गले लगाया। बेटी, अब कभी मुंह फुलाना मत, यह घर तुम्हारा है। और वीरज ने पूजा का सारा बिजनेस खत्म कर दिया, फोन ब्लॉक कर दिया। अब उसकी दुनिया में सिर्फ अनन्या थी। पर अनन्या के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या यह प्यार है या सिर्फ हक जताने की जिद? बारिश रुक चुकी थी पर हवेली के अंदर अभी भी तूफान चल रहा था। अनन्या ने वीरज को धक्का देकर अलग किया और कांपती आवाज में बोली, आपने मुझे जबरदस्ती उठा लाए। ये प्यार नहीं, आपका घमंड है। मैं वापस जा रही हूँ। वीरज ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर की बहू हो। बाहर दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अनन्या ने आंखों में आग भरी। सुरक्षित? जिस घर में मेरे पति ने मुझे पहले दिन ठुकराया, जहां मेहमान बनकर आई औरत ने मुझे अपमानित किया, वो घर सुरक्षित है? वह फूट फूट कर रो पड़ी। वीरज ने उसे गले लगाने की कोशिश की पर अनन्या पीछे हट गई। मुझे छूने की भी हिम्मत मत करना। अब मैं सिर्फ नाम की बीवी हूँ। वो गुस्से में बाथरूम में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वीरज बाहर खड़ा रहा, सिर पकड़कर बैठ गया। सुबह सावित्री देवी ने दोनों को बुलाया। उन्होंने अनन्या के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटी, मैंने ही यह रिश्ता तय किया था। मेरी गलती है कि मैंने तेरी उम्र नहीं देखी, पर अब तू इस घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ कर दे। अनन्या ने सास के पैर छुए पर मुस्कुराई नहीं। मम्मी जी, मैं माफ कर सकती हूँ पर भूल नहीं सकती। फिर उसने वीरज की तरफ देखा और बोली, और आप कभी मुझसे सच्चा प्यार कर भी पाएंगे या हमेशा यही डर रहेगा कि मैं भाग ना जाऊं? वीरज चुप रहा। उस दिन से अनन्या ने घर में रहना तो कबूल किया पर वीरज से दूरी बना ली। वो अलग कमरे में सोने लगी। नाश्ते खाने में आती मगर वीरज से नजरें नहीं मिलाती। कॉलेज जाना बंद कर दिया। दिन रात घर के काम में डूब गई। वीरज को यह सजा सबसे भारी लग रही थी। वो रोज फूल लाता, सॉरी कहता, पर अनन्या पत्थर बनी रहती। एक शाम वीरज ऑफिस से जल्दी लौटा। उसने देखा अनन्या छत पर अकेली बैठी रो रही थी। वो चुपके से पीछे गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। अनन्या चौंक कर पलटी। क्यों तड़पा रही हो मुझे? वीरज की आवाज में दर्द था। मैंने गलती की थी पर अब मैं बदल गया हूँ। मुझे एक मौका तो दो, अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा। मौका? जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे अकेला छोड़ा। अब मेरी जरूरत नहीं रही तो मौका मांग रहे हो। वीरज ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मैंने कभी किसी से झुककर माफी नहीं मांगी, पर आज मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अनन्या की आंखें भर आईं। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मुझे सच में अपना बनाना है तो पहले मुझे आजादी दो। मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, फिर देखूंगी कि आप मेरे लायक हैं या नहीं। वीरज ने सिर झुका लिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन से अनन्या फिर कॉलेज जाने लगी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो और बोल्ड और आत्मविश्वासी हो गई थी। शॉर्ट ड्रेसेस, हाई हील्स, लाल लिपस्टिक। लड़के फिर लाइन मारने लगे थे। रियान ने भी दोबारा मैसेज किया पर अनन्या ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब वीरज हर दिन उसे कॉलेज छोड़ता और लाता। गेट पर खड़ा उसकी एक झलक पाने को तरसता। शाम को घर लौटते ही अनन्या अलग कमरे में चली जाती। वीरज दरवाजे पर खड़ा रहता पर अंदर नहीं जाता। 1 महीना ऐसे ही बीता। वीरज दिन ब दिन पिघलता गया। अब उसका घमंड टूट चुका था। अब वो अनन्या के बिना खाना नहीं खाता था। नींद नहीं आती थी। एक रात बारिश फिर शुरू हो गई। बिजली कड़की। अनन्या डर के मारे चीख पड़ी। वो दौड़कर वीरज के कमरे में गई। तब वीरज बिस्तर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। अनन्या जाकर उसके सीने से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है। वीरज ने सिगरेट फेंकी और उसे कसकर बाहों में भर लिया। अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने खुद वीरज के होठों पर अपना होंठ रख दिया। उस रात दोनों ने सारी दूरियां मिटा दी। बारिश बाहर बरसती रही और कमरे में 2 जिस्म एक हो गए।
सुबह जब सूरज निकला तो अनन्या वीरज की बाहों में थी। वीरज ने उसके माथे पर किस किया। अब कभी शक मत करना, तुम मेरी जान हो, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, पर याद रखना, अगर फिर गलती की तो इस बार सच में चली जाऊंगी। वीरज ने हंसते हुए उसे फिर बाहों में खींच लिया। अब तो मेरी सांसें भी तुम्हारे नाम हैं। बाहर सावित्री देवी ने दरवाजे पर कान लगाया और मुस्कुरा दी। उन्होंने मंदिर में घंटी बजाई और भगवान को धन्यवाद दिया। हवेली में फिर से खुशियां लौट आईं, इस बार सच्ची वाली। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। हवेली को दियों से सजा दिया गया था। तुलसी विवाह का दिन। सावित्री देवी ने सुबह सुबह अनन्या को बुलाया और लाल बनारसी साड़ी, सोने के गहने और एक नया मंगलसूत्र थमा दिया। आज तुम्हारा फिर से गौना है बेटी, इस बार दिल से। अनन्या ने शर्माते हुए साड़ी पहनी। आज वह खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। काजल की लकीर, लाल बिंदी, सिंदूर की मोटी रेखा। जब वो सीढ़ियां उतरी तो वीरज खड़ा था शेरवानी में। उसकी आंखें देखती ही रह गईं। पंडित जी आए, छोटा सा हवन कुंड सजा। सावित्री देवी, वंश, नैना भाभी, सारे घर वाले गवाह बने। वीरज ने अनन्या का हाथ थामा और 7 फेरे लिए। हर फेरे में उसने धीरे से कान में कहा, पहला फेरा, अब कभी शक नहीं करूंगा। दूसरा फेरा, तेरी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी। तीसरा फेरा, तेरे सपनों को उड़ान दूंगा। चौथा फेरा, तेरे साथ हर सुख दुख में रहूंगा। 5वां फेरा, तेरी हंसी मेरी पूजा है। 6ठा फेरा, तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। 7वां फेरा, यह जीवन और 7 जन्म तुझे सौंपता हूँ। फेरे पूरे हुए तो वीरज ने खुद अपने हाथों से अनन्या की मांग में नया मोटा सिंदूर भरा, फिर नया मंगलसूत्र पहनाया। अनन्या की आंखें भर आईं। वो पहली बार शिद्दत से वीरज के गले लगी, वो भी सबके सामने। रात को सुहागरात का कमरा फिर से सजा, पर इस बार फूलों की माला के साथ अनन्या की पसंद के गुलाब थे। दूध का गिलास नहीं, चॉकलेट मिल्क शेक था। वीरज ने अनन्या को गोद में उठाया और बिस्तर पर बिठाया। डर लग रहा है? उसने मुस्कुराकर पूछा। अनन्या ने शर्माते हुए सिर हिलाया। अब नहीं। वीरज ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। तुमने मुझे इंसान बनाया, पहले मैं सिर्फ जमींदार था, अब तुम्हारा दीवाना हूँ। उसने अनन्या के होठों पर अपना होंठ रखा। अनन्या ने भी पहली बार पूरी बाहें उसके गले में डाली। आज कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस 2 जिस्म, 2 आत्माएं एक दूसरे में पूरी तरह समाती हुईं। वीरज ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब बच्ची नहीं, मेरी रानी हो तुम। अनन्या ने हंसते हुए कहा, और आप अब राजा नहीं, मेरे गुलाम हो। दोनों हंस पड़े। फिर रात भर कमरे में सिर्फ सांसों की सरगम और प्यार की बारिश हुई। सुबह जब सूरज निकला तो सावित्री देवी ने दरवाजा खोला। अनन्या वीरज की बाहों में सोई थी। मंगलसूत्र उसकी गर्दन पर चमक रहा था, सिंदूर उसकी मांग में लहरा रहा था। सावित्री देवी ने आशीर्वाद दिया और चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। 9 महीने बाद हवेली में किलकारी गूंजी और एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। अनन्या गोद में बच्ची लिए मुस्कुरा रही थी। वीरज उसके बगल में बैठा उसका माथा चूम रहा था। नाम क्या रखें? अनन्या ने पूछा। वीरज ने बच्ची के माथे पर किस किया और बोला, आशा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में आशा जगाई। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शक नहीं, बस बेइंतहा प्यार था। और हवेली की दीवारें फिर से खुशियों से गूंज उठीं, इस बार हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको अनन्या की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।